31 अक्टूबर 2001 कोडाईकनाल तमिलनाडु एक घना जंगल होता है। वहीं पर दो वन रक्षक अपने काम पर निकलते हैं। मरुगेसन और रमन, ये दोनों तमिलनाडु सरकार के वन विभाग के कर्मचारी हैं। हर दिन की तरह दोनों जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, लेकिन इनके साथ आज कुछ अलग होने वाला है। पहाड़ों के पास एक ऐसी जगह जहां कोई आसानी से नहीं जा सकता, उन्हें कुछ ऐसा दिखता है। एक जवान लड़के का शव, उसका अनजान चेहरा, कपड़े फटे हुए और शरीर पर हिंसा के निशान। ये कोई हादसा नहीं था, ये था एक मर्डर। उसके बाद उन्होंने पुलिस को बताया, जांच शुरू हुई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ उस लड़के का गला दबाकर हत्या की गई है। लेकिन ये लड़का कौन था? उसकी लाश कोडाईकनाल के सुनसान पहाड़ियों में कैसे पहुंची? जांच की सुई घूमती है, एक ऐसे शख्स की ओर इशारा करती है जिसे तमिलनाडु में हर कोई जानता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है और लाखों लोग उसका सम्मान करते हैं, और उसका नाम है पी राजगोपाल, जिसे डोसा किंग के नाम से भी जाना जाता है। वो इंसान जिसने साउथ इंडिया की सबसे मशहूर रेस्टोरेंट चेन सरवहाना भवन को खड़ा किया। लेकिन सवाल ये है, इतना सब कुछ होने के बावजूद राजगोपाल का नाम इस मर्डर केस से क्यों जुड़ा है? राजगोपाल के पास इतना होने के बावजूद इस मर्डर केस में राजगोपाल का नाम क्यों जुड़ा है? ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो दिन में भगवान की तरह पूजा जाता था और रात में शैतान बन जाता था। ये कहानी है डोसा किंग के काले सच की। हमारी कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 1947। आजादी के ठीक 10 दिन पहले तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है पिचाई राजगोपाल। राजगोपाल का परिवार नदर समुदाय से था। ये समुदाय मेहनती और व्यापार में माहिर माना जाता है, लेकिन पिचाई राजगोपाल का परिवार अमीर नहीं था। गरीबी ने उन्हें जल्दी स्कूल छोड़ने से मजबूर कर दिया। 21 साल की उम्र में राजगोपाल कोडकम में एक छोटी सी किराने की दुकान खोलता है और उसका नाम रखता है मरुगन स्टोर। भगवान मरुगन, जिसकी वे पूजा करते थे, उसका नारा था क्वालिटी हाई क्वालिटी। और इसी दौरान राजगोपाल के साथ बल्ली अमल से होती है। अगले 10 साल तक वे चेन्नई के केके नगर में अपनी किराने की दुकान चलाते हैं। लेकिन एक दिन एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। दोनों के बीच में बातचीत होती है। वो ग्राहक राजगोपाल को बताता है यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, अच्छा खाना खाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और वो बात सुन राजगोपाल के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, क्यों ना वो एक रेस्टोरेंट खोले जहाँ एक मिडिल क्लास परिवार साफ सुथरे माहौल में स्वादिष्ट खाना खा सके। 14 दिसंबर 1981 में चेन्नई के एक सुदूर इलाके में राजगोपाल ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला, सरवहाना भवन। ये नाम उनके प्रिय भगवान मरुगन के अन्य नाम पर था और उस समय चेन्नई में रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट नया था। लोग घर के बाहर खाना खाने से हिचकते थे। राजगोपाल ने सब कुछ उल्टा कर दिया। सस्ती सब्जियां खरीदने और कर्मचारियों को कम वेतन देने की सलाह ठुकराकर उन्होंने बेहतरीन क्वालिटी के सामान और अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी दी। उन्होंने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया। सांबर के लिए लाल मिर्च पाउडर गुंटूर से, इमली तुमकुर से, कर्मचारियों के लिए मुफ्त हेयर कट, साबुन, नेल कटर तक फ्री में दिए। उनके कर्मचारी राजगोपाल जी को अन्नाची बुलाते थे। ये एक तमिल शब्द है, इसका मतलब होता है बड़ा भाई। राजगोपाल ने अपने कर्मचारियों को फ्री में जीवन बीमा, पोंगल में नए कपड़े और उनके बच्चे को फ्री शिक्षा, ऐसे फायदे दिए। वाहना भवनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही। दुबई, सिंगापुर, अमेरिका, यूरोप। राजगोपाल का नाम पूरी तरह गूंजने लगा। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लेकिन जो लोग उन्हें भगवान मानते थे, उन्हें नहीं पता था ये भगवान रातमान शैतान का रूप ले सकता। चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर वेदरण्य नाम का एक छोटा सा कस्बा, वहाँ पर एक साधारण सा परिवार रहता था। माता पिता, एक बेटा और एक बेटी। जीवा ज्योति का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उनके पिता का बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया और उन पर 3 लाख रुपए का कर्जा था। नौकरी की तलाश में जीवा ज्योति के पिता चेन्नई में सरवहाना भवन के केके नगर की शाखा में नौकरी मिलती है। उनके पूरे परिवार को उम्मीद थी अन्नाजी उनके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राजगोपाल के पास जमा करा दी, क्योंकि राजगोपाल अपने कर्मचारियों को बैंकों से ज्यादा ब्याज देता था। और कुछ ही महीनों में जीवा ज्योति के पिता असिस्टेंट मैनेजर बन गए। उन्हें रेस्टोरेंट के पास एक फ्री में घर मिला। ऐसा लग रहा था मानो ये सपना सच हो गया। जीवा ज्योति अब 15 साल की हो चुकी थी। उसकी गोरी रंगत, बड़ी आंखें, घने बाल हर किसी को अपनी ओर खींचते थे। लेकिन यही खूबसूरती उसकी जिंदगी का अभिशाप बनने वाली। जीवा ज्योति के परिवार ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए एक मैथ का टीचर रखा। उसका नाम था प्रिंस शांत कुमार। प्रिंस के आने से बेटे के नंबरों में सुधार आने लगा। उससे पूरा परिवार खुश था। और इसी बीच राजगोपाल का जीवा ज्योति परिवार की ओर ध्यान बढ़ने लगा। उसी समय राजगोपाल ने दूसरी शादी की। लेकिन जो बात परेशान
करने वाली वो ये थी कि दूसरी पत्नी उसके रसोइये की पत्नी थी। रसोइये ने डर और दबाव में अपनी पति राजगोपाल को सौंप दी, लेकिन 2 साल बाद राजगोपाल की नजर किसी और पर पड़ती है। राजगोपाल ने जीवा ज्योति के परिवार से कहा, मुझे ये टीचर प्रिंस बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, उसे हटा दो। लेकिन परिवार ने उसकी बात नहीं मानी। इस अपमान का बदला लेने के लिए राजगोपाल ने जीवा ज्योति के पिता को नौकरी से हटा दिया, उनका घर छीन लिया। पिता को मजबूरन मलेशिया जाना पड़ा पैसा कमाने के लिए। और इसी बीच जीवा ज्योति और प्रिंस को प्यार हो जाता है। 28 अप्रैल 1998 को 18 साल की जीवा ज्योति घर से भागकर प्रिंस से शादी कर लेती है। दोनों दक्षिण चेन्नई के कोट्टिमुक्कम में बस जाते हैं। 2001 में जीवा ज्योति अपनी खुद की एक ट्रेवल एजेंसी शुरू करती और उसका पति यानी प्रिंस उसका साथ देता है, लेकिन दोनों के पास पैसे नहीं थे। लोन लेने के लिए बैंक में कोई गारंटी नहीं थी। जीवा ज्योति अपनी माँ के पास मदद मांगने गई। उसकी माँ कहती है कि मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, बस अन्ना चाहिए जो मदद कर सकते हैं। और जैसे ही राजगोपाल को ये खबर मिलती है, उसने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। लेकिन उसकी मदद की कीमत थी। राजगोपाल ने जीवा ज्योति को 2 शर्तों पर लोन देने की बात कही। पहली शर्त, लोन किस्तों में मिलेगा, और दूसरी शर्त, हर किस्त के लिए जीवा ज्योति बेलोर में कुछ रस्में निभानी होगी जहाँ राजगोपाल के गुरु रहते हैं। हर शुक्रवार जीवा ज्योति बेलोर जाती। पहली 2 किस्तों में उसे 50,000 रुपए मिले। 5वें शुक्रवार को राजगोपाल ने उसे 5 लाख ब्लैंक चेक दिया। 23 अगस्त 2001 को प्रिंस और जीवा ज्योति की ट्रेवल एजेंसी खुल गई और इसके उद्घाटन की जिम्मेदारी राजगोपाल ने ली। लेकिन राजगोपाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जीवा ज्योति को अपनी तीसरी पत्नी बनाना चाहता था। उसने ज्योतिषी से सलाह ली, जिसने कहा था कि जीवा ज्योति से शादी करने पर राजगोपाला को ये करने के लिए एक ज्योतिषी ने सलाह दी थी, अगर तुम इससे शादी कर लेते हो तो तुम्हारी सफलता चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। और इसके बाद राजगोपाल ने जीवा ज्योति पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो उसे अपने घर, अपने ऑफिस बुलाता। राजगोपाल जीवा ज्योति को गिफ्ट देता, लेकिन जीवा ज्योति इन सबको ठुकरा देती। वो इन सबको ठुकरा देती है। इससे राजगोपाल गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं गिफ्ट लाया हूँ, तुम्हें इन्हें स्वीकार करने होंगे। लेकिन जीवा ज्योति की मुसीबतें अब शुरू हुई थी। एक दिन जीवा ज्योति बीमार पड़ जाती और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अचानक राजगोपाल अपने निजी डॉक्टरों के साथ अस्पताल पहुंचता है। बिना इजाजत के उसके डॉक्टर ज्योति के मेडिकल रिकॉर्ड पढ़ते हैं और उसे दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। राजगोपाल ने जीवा ज्योति को एक फोन दिया और कहा, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। दूसरे अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि जीवा ज्योति ठीक है। इसके बजाय उन्होंने प्रिंस को बुलाकर उसका सीमेंट टेस्ट करवाया। इसके बाद राजगोपाल जीवा ज्योति के पास फोन करता है और कहता है कि प्रिंस का HIV पॉजिटिव है। और वो ये भी कहता है प्रिंस ने जीवा ज्योति पर काला जादू करवाया ताकि वो ग्लैमरस बन सके और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सके। जीवा ज्योति से बकवास कहकर फोन को काट देती है। लेकिन उस रात राजगोपाल जीवा ज्योति के पूरे परिवार के साथ उसके घर पर पहुंच गए। तुम्हारी बेटी को बात करने की तमीज नहीं है, मैं फोन करता हूँ और वो मेरा फोन काट देती है। हजारों लोग मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं और वो राजगोपाल जीवा ज्योति को धमकाता है। वो उसे अपनी तीसरी पत्नी बनाएगा। प्रिंस को 2 दिन में फैसला करने के लिए कहता है। अब प्रिंस और जीवा ज्योति के पास सिर्फ एक रास्ता था, वो चेन्नई से भाग जाए। लेकिन जैसे ही दोनों भागने की कोशिश करते, राजगोपाल के गुंडे जो दिन में रेस्टोरेंट के मैनेजर थे और रात में गुंडे, उन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों को अशोक नगर के गोदाम में बंद कर दिया जाता है। राजगोपाल वहां पर पहुंचता है, प्रिंस को थप्पड़ मारता है और फिर वो और उसके गुंडे प्रिंस को पीटने लगते हैं। राजगोपाल, तुम सोचती हो कि तुम मुझसे भाग सकती हो, मैं तुम्हारे साथ चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तीसरी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अब राजगोपाल प्रिंस और जीवा ज्योति को 1 हफ्ते की मोहलत देता है। लेकिन अगले ही दिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जीवा ज्योति को राजगोपाल के गुंडे डेनियल से फोन आता है। डेनियल माफी मांगता है और कहता है कि वह उनकी मदद करेगा और वो उन्हें सलाह देता है कि स्थानीय पुलिस के पास न जाए, क्योंकि वो भी राजगोपाल के साथ है। इसके बजाय चेन्नई के पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज करे। किसी तरह दोनों कमिश्नर के ऑफिस पहुंचते 30 पेज की शिकायत दर्ज करते। लेकिन उनके घर के बाहर राजगोपाल के गुंडे तैनात थे। डर के मारे वो एक छोटे से होटल में छिप जाते हैं। जीवा ज्योति डेनियल के संपर्क में रहती है। वो उसे बताती है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। डेनियल कहता है कि वो एक पत्रकार से मिलवाएगा शाम को। जीवा ज्योति और प्रिंस चेन्नई के पांडिचेरी हाईवे पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर पत्रकार नहीं बल्कि राजगोपाल के गुंडे और डेनियल इंतजार कर रहा था।
राजगोपाल के गुंडे जीवा ज्योति और प्रिंस पर हमला कर देते हैं। डेनियल ने उन्हें धोखा दे दिया। गुंडे प्रिंस को पीटते हैं और जीवा ज्योति को राजगोपाल के पास ले जाते हैं। बाद में राजगोपाल जीवा ज्योति को शिकायत की कॉपी दिखाता है। मैंने कहा था ना, पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद राजगोपाल जीवा ज्योति को एक गाँव में ले जाता है जहाँ तांत्रिक काला जादू हटाने का दावा करता है। वहां पर उसे बताया जाता है प्रिंस का भूत जीवा ज्योति पर सवार है। अचानक राजगोपाल का एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, बताता है प्रिंस कार से भाग गया। और उसके अगले ही दिन जीवा ज्योति को प्रिंस का फोन आता है और वो बताता है कि डेनियल को मुझे मारने के लिए 5 लाख रुपए दिए गए, लेकिन वो उससे बच निकला। प्रिंस जीवा ज्योति से कहता है कि वह चेन्नई वापस आए। जीवा ज्योति राजगोपाल से माफी मांगने के लिए सोचती है, लेकिन राजगोपाल नहीं सुनता। वो उसे अपने ऑफिस में बंद कर देता। डेनियल को बुलाकर पूछता है तुमने प्रिंस को मारा? डेनियल कहता है हाँ, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो प्रिंस सामने आता है। डेनियल के पसीने छूट जाते हैं। राजगोपाल प्रिंस और जीवा ज्योति को एक ब्लैंक पेपर पर दस्तखत करने के लिए कहता है ताकि वह पुलिस को बता सके कि उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली है। फिर वह उन्हें एक और सुनसान जगह पर ले जाता है। यही आखिरी बार था जब जीवा ज्योति ने प्रिंस को जिंदा देखा। राजगोपाल ने जीवा ज्योति और उसके परिवार को चेन्नई में कैद कर दिया। जीवा ज्योति को एक ज्योतिषी के पास ले जाता है जिसने कहा कि प्रिंस और जीवा ज्योति के सितारे नहीं मिलते। एक पुजारी ने एक रस्म की जिसमें जीवा ज्योति को माला पहनाई गई। तब जीवा ज्योति घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि पुजारी ने प्रिंस की अंतिम रस्में पूरी कर दी और जीवा ज्योति की शादी राजगोपाल से कर दी। जीवा ज्योति ये सब सुनकर डिप्रेशन में चली जाती है। उसका परिवार ये सब नहीं देख सका। उन्होंने राजगोपाल के गुंडों से बाजार जाने का बहाना बना और वो अपने गांव भाग गए। जब चेन्नई की पुलिस जीवा ज्योति की तलाश में पहुंची, परिवार ने सब कुछ बताया। पुलिस ने उन्हें चेन्नई में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा और जीवा ज्योति एफआईआर दर्ज करती है। राजगोपाल के गुंडे जिनमें डेनियल भी शामिल था और वो भी गिरफ्तार हो जाता है। राजगोपाल को लगा कि इस बार वह पुलिस को नहीं खरीद सकता और राजगोपाल सरेंडर कर देता है। जब जांच होती है तो डेनियल कबूल करता है कि उसने प्रिंस को मारकर कोडाईकनाल में फेंक दिया। पुलिस जब कोडाईकनाल पहुंचती है, लेकिन पहले उन्हें कुछ नहीं मिलता है। 2 महीने बाद मुरुगेसन रमन ने सबको ढूंढ लिया। फरवरी 2002 में चार्जशीट दाखिल हुई। जनवरी 2003 में ट्रायल शुरू हुआ। एक पत्रकार कहता है राजगोपाल के चेहरे पर डर नहीं था, वो हंसता था जैसे कुछ नहीं हुआ हो। उसने पत्रकार से कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा। इस बीच उसका बिजनेस फुल फाल रहा था, लेकिन जीवा ज्योति हार नहीं मानती। राजगोपाल के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की 2004 में सेशन कोर्ट ने राजगोपाल को सजा सुनाई, कपेबल होमोसाइड नोट अमाउंटिंग टू मर्डर। पिचाई राजगोपाल, जिसे दुनिया डोसा किंग के नाम से जानती थी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने मेहनत से साम्राज्य बनाया, लेकिन अपनी सनत और सत्ता के नशे में एक मासूम की जिंदगी को छीन ली। जीवा ज्योति ने अपने प्यार को खो दिया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। उसने अपने हक की लड़ाई लड़ी, शक्तिशाली इंसान को सलाखों के पीछे पहुंचाया। मिलते हैं अगली वीडियो में।